नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के सैंपल क्वेश्चन पेपर को। इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके एग्जाम के ब्लूप्रिंट की। आपके एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा जैसा 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, यानी कि 10th क्लास का जो सोशल साइंस का बोर्ड एग्जाम होगा उसी पैटर्न को क्लास 9th के एग्जाम में फॉलो किया जाएगा। तो इसमें कितने 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, कितने आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन कितने रहने वाले, कहाँ पर हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, मैफा का क्या रहेगा, केस बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि हमें कहाँ पर कितना टाइम देना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ करके गड़बड़ हो जाती है, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट लिखते हैं, उन्हें लगता है कि टाइम कम पड़ जाएगा और उसके बाद उनका एग्जाम हो जाता है बहुत पहले, तो वो आंसर्स को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते जितना कि उनको करना चाहिए था, तो वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि वो शुरुआत से एक प्लानिंग के साथ नहीं चलते और एंड में जाकर के पता चलता है कि टाइम तो कम रह गया, तो उनके 5 मार्कर क्वेश्चन कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं या लटक जाते हैं, तो वहाँ पर भी मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आपका एग्जाम रहेगा इसमें टाइम रहेगा आपका 2 आवर्स, 2 घंटे रहेंगे, जो काफ़ी हैं आपके पास। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 रहेंगे, 40 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है ये। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, इससे काफ़ी सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें टोटल 5 सेक्शन रहेंगे, A, B, C, D और E। ओके, टोटल 5 सेक्शन रहने वाले। सभी क्वेश्चंस आपके लिए कंपलसरी मैंडेटरी रहेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस जरूर मिलेगी, लेकिन वैसे क्वेश्चंस आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते। इसमें पहला जो आपका सेक्शन रहेगा इसमें आपके 1 to 5 क्वेश्चन रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, यानी कि 2 मार्कर आपके क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पहला सेक्शन रहेगा। सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा बी, इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, यानी कि 6 to 8 रहेंगे। ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये रहेंगे आपके 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि 9 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहेगा। थर्ड जो आपका पार्ट रहेगा सी पार्ट, इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 2 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, और ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। क्लियर। अब यहाँ देखिएगा, हम टाइम मैनेजमेंट को भी अगर हम बात करेंगे तो वो हम साथ साथ कर लेंगे आगे। उसके बाद सेक्शन डी की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 रहेगा, जो केस आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में से भी एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और उसी पर बेस्ड रहेंगे कुछ इजी से क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11th और 12th जो रहेंगे वो आपके 4 मार्कर ईच, यानी कि टोटल 8 मार्क का ये पार्ट रहेगा आपका डी। जो आपका ई पार्ट रहेगा, सेक्शन ई रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 आपका मैप बेस्ड रहेगा। इसके 2 पार्ट रहेंगे और ये रहेंगे आपके टोटल 3 मार्क्स के। इसमें एक क्वेश्चन जो 13.1 है ये आपका हिस्ट्री में से रहेगा, और 13.2 है ये आपका ज्योग्राफी भूगोल में से रहने वाला है। ओके, यानी कि ये आपका पैटर्न रहेगा कि इस टाइप का आपका एग्जाम आने वाला है। क्लियर। अब हम एक एक करके देख लेते हैं कि आपके किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और साथ साथ हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो आपका पहला जो सेक्शन है ए, इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, ये हमें बताना। लेनिन की अप्रैल थीसिस क्या थी, जैसे एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये चुनावी वादों की तरह था। अप्रैल में जो लेनिन थे उन्होंने विपक्षी पार्टी से कई प्रकार की डिमांड की थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, रूस को युद्ध से हटा लिया जाए, वापस बुला लिया जाए, साथ साथ भूमि का दोबारा से वितरण होना चाहिए। तो इससे ही लेनिन के अप्रैल थीसिस कहा गया था। ओके, चुनावी वादों की तरह थे ये। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आदर्श चुनाव आचार संहिता से आप क्या समझते हैं, कि जब चुनावों की जिस दिन घोषणा हो जाती है, ओके, डिक्लेयर हो गए डेट्स वगैरह, उस दिन से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। ये कुछ नियम होते हैं जिनकी अनुपालना सभी राजनीतिक दलों को करनी होती है, यानी कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी उस दिन से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, और इसमें कुछ नियम होते हैं जिनकी अनुपालना, जिनकी पालना, जिनको फॉलो करना होता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। क्लियर। जैसे क्या क्या करना होता है इसमें, एक तो सरकारी जो वाहन है या सरकारी अधिकारी है उनका उपयोग गवर्नमेंट नहीं कर सकती। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक संस्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वोट के लिए किसी प्रकार की रिश्वत या धमकी नहीं दी जा सकती। ओके, चुनावों की घोषणा होने के बाद किसी बड़े योजना की घोषणा कोई भी मंत्री
नहीं कर सकता। तो ये सभी आदर्श चुनाव आचार संहिता में आते हैं। क्लियर, कॉमन सी चीजें आप लिख दोगे। उसके बाद कोरियोलिस बल से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका 2 मार्कर में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोरियोलिस बल क्या है, जैसे ये हमारी अर्थ लगा लीजिए। क्लियर, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है बीच में, सपोज कीजिए कि इक्वेटर है। तो जो अर्थ है उसकी रोटेशन के कारण, ओके, घूर्णन के कारण घूमती है ना अपने एक्सिस के ऊपर, जैसे कि दिन और रात बनते हैं, तो उसके कारण एक बल पैदा होता है। ओके, जो बल पैदा होता है उसे कोरियोलिस बल बोलते हैं, कि पृथ्वी के अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन के कारण एक बल पैदा होता है, उसी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण जो हवाएं हैं, पवनें जो हैं, वो पवनें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड में मुड़ जाती है। ओके, और दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो इसे बोलते हैं कोरियोलिस बल, और इसे ही हम फेरल का नियम भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में उन 2 सामाजिक और 2 आर्थिक समूहों के नाम बताइए जो निर्धनता के प्रति संवेदनशील है, यानी कि जो ज्यादा, जिनके निर्धन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो 2 सामाजिक समूह की बात करें तो इसमें आ जाएंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि SC और ST। और आर्थिक समूह की बात करें तो इसमें आ जाएंगे ग्रामीण कृषक मजदूर और शहरी कंस्ट्रक्शनल मजदूर हो गए, यानी कि जो निर्माण कार्य में लगे मजदूर होते हैं, तो वो इसमें आ गए। क्लियर, तो ये 2 + 2 4 हमें यहाँ पर बताने हैं। उसके बाद है शीत ऋतु की विशेषताएं बताइए, ये भी 2 मार्कर में, तो ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं बताना है। शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है, लगभग नवंबर के मध्य से शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। कब तक चलती है, फरवरी मध्य तक चलती है। ओके, इस मौसम में तापमान कम रहता है, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। बारिश की अगर बात की जाए तो इस मौसम में बहुत कम बारिश होती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में इस मौसम में पश्चिमी विक्षोभ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, उसके कारण बारिश होती है। बारिश की मात्रा कम होती है, लेकिन वो रबी की फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आर्द्रता की बात करें, ह्यूमिडिटी है वो अच्छी खासी बनी रहती है। अगर हम पवनों की बात करें तो वो 2 से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। आसमान वैसे बादल रहित होता है, लेकिन धुंध वगैरह इस मौसम में छाई रहती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर, कुछ पॉइंट्स इस मौसम के बारे में, कब से कब तक चलता है, तापमान के बारे में बता सकते हो, वर्षा के बारे में बता सकते हो, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो ये पहला सेक्शन है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। ओके, तो टोटल हो गए आपके 10 मार्क्स। तो इसको आपको कितने टाइम में करना है, आपको 30 मिनट्स में करना है, यानी कि 1 मार्क्स के लिए आप 3 मिनट्स दे सकते हो। तो कितने मिनट्स में, आप 30 मिनट्स में करोगे, यानी कि पहला जो आधा घंटा है उसमें आपको पहला पार्ट अपना निपटा देना है। क्लियर, तो इसी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है कि आपको 1 मार्क्स के लिए 3 मिनट्स मिले। क्लियर। उसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे, सेकंड जो हमारा पार्ट दिया गया। सेकंड पार्ट में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए। पहला क्वेश्चन है, नाजीवाद की कोई 4 विशेषताएं बताइए। नाजीवाद या हिटलर की नीति सॉरी, नाजीवाद की बात करें या हिटलर की बात करें तो उनकी मतलब हिटलर की जो पॉलिसीज थी वही नाजीवाद था। ओके, तो नाजीवाद, पहली चीज, नाजीवाद इस चीज में विश्वास रखता था कि सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते। ओके, उनके अनुसार कि कुछ नस्लें बाकी नस्लों से बेहतर होती है और कुछ नस्लें बहुत पीछे होती है। उनके अनुसार जो जर्मन आर्यन थे वो सर्वोत्तम नस्ल थी, सबसे टॉप पर थे, और जबकि उनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जो गैर जर्मन आर्यंस थे वो सबसे नीचे थे। ओके, इसके साथ साथ ये भी मानते थे कि महिला और पुरुष है वो कभी समान नहीं हो सकते, इनका ये भी मानना था। और उनका ये मानना था कि महिलाओं का कार्य होता है बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी देखरेख करना, और उनमें नाजी विचारधारा है उनमें भरना। ये युद्ध में विश्वास रखते थे, ये हिंसा में विश्वास रखते थे, और ये इस चीज़ में विश्वास रखते थे कि टॉप क्लास यानी कि जर्मन आर्यन क्योंकि सबसे ऊपर आते हैं उस श्रेणी में, तो इसलिए उनका कर्तव्य ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके के ऊपर कब्जा करें। तो ये इस प्रकार की उनकी नाजीवाद की विशेषताएं थी, नीतियां थी। तो उनमें से 3 या 4 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम पर एक नोट लिखिए। तो स्टालिन का जो सामूहिकीकरण कार्यक्रम आया था, इसका मुख्य उद्देश्य था अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना। ओके, और अनाज के दामों को नियंत्रित करना। 2 उद्देश्य थे, एक तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना, और दूसरा अनाज के दामों को नियंत्रित करना है, क्योंकि अनाज के दाम बढ़ते जा रहे थे और उत्पादन कम था। तो इसलिए सामूहिकीकरण कार्यक्रम लेकर के आए थे स्टालिन, और इसके तहत किसानों से उनके खेत छीन करके बड़े खेत यानी कि कोलखोज बना दिए गए, और इसमें सामूहिक तौर पर किसान कार्य करते थे, और उनके
कार्य के अनुसार बाद में मुनाफा उनमें बांट दिया जाता था। ओके, तो ये था स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में कोई 4 अंतर बताइए, हमें अंतर बताना। लोकसभा की अगर बात करें तो ये निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा क्या है, उच्च सदन आ जाता है। लोकसभा की अगर बात करें तो ये अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद एक साथ ये सभी सदस्य जो होते हैं उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्योंकि इसमें हर 2 वर्षों के बाद 1/3 1/3 सदस्यों की सदस्यता है वो समाप्त होती है, एक साथ भंग नहीं होता। ओके, लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, जबकि राज्यसभा वो कम शक्तिशाली है। उसके बाद आप लोकसभा का बता सकते हो कि लोकसभा जो है उसके मेंबरों की कुल संख्या, जो चुने हुए मेंबर है उनकी संख्या 543 है। जबकि राज्यसभा की अगर बात करें तो इसमें चुने हुए मेंबर 233 होते हैं, 12 पॉइंट होते हैं, 245 है एट प्रेजेंट अभी। ओके, तो वहाँ 233 है, यहाँ पर 543 543 है वो इलेक्टेड होते हैं। तो कोई 4 अंतर आप बता सकते हो। दोबारा से देखिए कि लोकसभा है वो निम्न सदन है, जबकि राज्यसभा है वो उच्च सदन है। लोकसभा है वो अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा जैसे ज़्यादा शक्तिशाली है, राज्यसभा वो कम शक्तिशाली है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, चुने हुए सदस्यों की संख्या बता रहे हैं, जबकि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों की संख्या 233 है, 233 है। क्लियर। इसके ऑप्शन में यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलेगी, जैसे दिया गया निर्धनों में से भी निर्धन कौन है और क्यों। तो निर्धनों में से भी जो निर्धन है वो आते हैं वृद्ध, महिलाएं और लड़कियां। ये निर्धनों में से भी निर्धन इनको कहा जाता है, क्योंकि इनके पास संसाधनों की पहुंच नहीं होती। आमतौर पे ये आर्थिक तौर पर दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, क्लियर। 2 कारण है क्यों। एक तो ये कि इनके पास संसाधनों तक इनके पास है वो संसाधनों तक पहुंच नहीं होती, सीमित पहुंच होती है, और ये अपनी आर्थिक जो भी इनकी नीड होती है उसके लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। तो वृद्ध, महिलाएं और लड़कियां ये निर्धनों में से भी निर्धन कहलाते हैं। उसके बाद हम थर्ड सेक्शन की बात करेंगे, तीसरा जो हमारा पार्ट है उसकी हम बात करेंगे। तो थर्ड जो सेक्शन दिया गया इसमें आपके 2 5 मार्कर क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिल जाएगी। निर्धनता को कम करने के उपाय बताइए, हमें बताना है। निर्धनता को कम करने के उपाय, एक तो जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तीसरा साक्षरता दर में वृद्धि, चौथा जागरूकता, लोग जागरूक भी नहीं है छोटे परिवार के महत्व को लेकर के, ये भी जरूरी है। इसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए, लघु उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए, लोगों को अपना उद्योग काम धंधा शुरू करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस प्रकार के कुछ उपाय यहाँ पर आप बता सकते हो। चुनाव के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं ये हमें संक्षेप में यहाँ पर बताना है। चुनाव के चरण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें हम शुरुआत से लेकर के चलेंगे चुनाव से पहले की। जैसे मतदाता सबसे पहले होगा, इसमें मतदाता सूची से भी पहले सबसे पहले आएगा कि यहाँ पर जो भी निर्वाचन क्षेत्र होता है उनका निर्धारण करना कि कहाँ पर चुनाव होंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना। उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाती है। मतदाता सूची तैयार करना मतलब कि वोट कौन डालेगा ये डिसाइड किया जाता है। मतदाता सूची तैयार होने के बाद उसमें मतदाता सूची को अपडेट भी किया जाता है कि किसी का नाम गलत तो नहीं है, कट तो नहीं गया, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद चुनाव की घोषणा आती है। चुनाव आयोग है वो चुनाव की घोषणा करता है कि कब चुनाव शुरू होंगे, यानी कि प्रोसेस शुरू होगी और कब तक ये चलेंगे। चुनाव की घोषणा, उसके बाद नामांकन होगा। चुनाव की घोषणा के बाद जो जो इंटरेस्टेड है वो नामांकन भरेंगे। उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। जांच के बाद नामांकन पत्रों की वापसी का समय दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव प्रचार होगा, उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद मतगणना होगी। ओके, ये सारी प्रोसेस इसमें चलेगी। क्लियर। यानी कि निर्वाचन क्षेत्र है उनका पहले तो वो बनाए जाएंगे कि कहाँ से चुनाव होने, उसके बाद मतदाता सूची तैयार की जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी, उसके बाद नामांकन पत्र होंगे, नामांकन पत्रों की जांच होगी, नामांकन वापस लेने का समय दिया जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वोटिंग होगी और मतगणना होगी। तो ये अलग अलग स्टेप्स रहेंगे, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना इनको। उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा, अक्षत वनस्पति से आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। भारत में कितने प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है ये हमें बताना है। तो अक्षत वनस्पति या प्राकृतिक वनस्पति एक ही बात है। प्राकृतिक वनस्पति कौन सी होती है? नेचुरल वेजिटेशन, कि वो वनस्पति जो बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती है, वो होती है अक्षत या प्राकृतिक वनस्पति। यानी कि बिना किसी मानवीय सहायता के अपने आप उगती या बढ़ती है तो उसको हम अक्षत वनस्पति कहेंगे या प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे।
भारत में मुख्य तौर पे 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। एक तो हो गए आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय पतझड़ी वन हो गए, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ हो गए, ठीक, मैनग्रोव वन हो गए, पर्वतीय वन हो गए, तो ये हमें बताना है। उसके बाद रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें बताना कि पूरे विश्व के ऊपर रूसी क्रांति की क्या प्रभाव पड़े। तो काफ़ी सारे प्रभाव पड़े थे। पहला ये कि रूसी क्रांति के बाद जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उनको लेकर के जो सरकार है, अलग अलग सरकारें हैं, वो नीतियां बनाने लग गई। उन्हें ये समझ में आ गया कि इनके लिए सुविधाएं प्रदान करना वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार, अलग अलग देशों की सरकारों ने निर्धनता को कमजोर करने या कम करने के प्रयास शुरू कर दिए। विभिन्न देशों में समाजवादी पार्टी का गठन किया गया, समाजवादी या साम्यवादी दलों का गठन किया गया। विभिन्न देशों में साम्यवादी जो संगठन है उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। ओके, तो ये कुछ वैश्विक प्रभाव पड़े थे। इसके साथ साथ पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक अमेरिका जो पूंजीवादी गुट था और दूसरा रूस के साथ जो देश थे वो साम्यवादी देश थे। क्लियर। उसके बाद डी सेक्शन रहेगा। डी सेक्शन को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे अनुच्छेद दिए गए हैं आपको, और इनके आपका जो डी सेक्शन है इसमें आपको 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे 11th और 12th। तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए जाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक में से, काफ़ी इजी रहेंगे, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ और मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में लड़ा था। जर्मनी ने शुरू में फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके फायदा उठाया। हालांकि मित्र राष्ट्रों ने 1918 में जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों को हरा करके जीत हासिल की थी। क्लियर। अब इसमें इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 18 के बीच में, 1914 to 1918 तक चला था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे, तो यहाँ पर दिए गए इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, बाद में अमेरिका भी आ जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, जर्मनी और केंद्रीय शक्तियों की हार हुई थी। क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इस जो दिया जाएगा आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सोर्स जो दिया गया उसको अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका 12th भी इसी टाइप का रहेगा, वहाँ पर भी आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी हम रीड कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये भारत के कुल वन क्षेत्रों का लगभग 12% कवर करते हैं। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, दोनों द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटों के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, अब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के कितने क्षेत्रफल पर फैले हैं। ओके, कितने पे हैं, 12%। क्लियर। कुल जो वन क्षेत्र है उसका 12% कवर करते हैं। उसके बाद सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। सत्य या असत्य, सत्य बिल्कुल। सदाबहार वनों को किस और नाम से जाना जाता है, तो इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। क्लियर। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद लास्ट जो हमारा पार्ट रहेगा सेक्शन ई, ये आपका मैप वर्क स्किल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, 3 मार्क का रहेगा ये आपका। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका हिस्ट्री से, जैसे यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिया जाएगा उसमें मार्क पॉइंट क्या होगा, जैसे वह देश जिसके साथ वर्साई की कठोर संधि की गई थी, तो यहाँ पे आपका जर्मनी आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑप्शन आपका जर्मनी आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मार्क नहीं किया गया, तो लगभग यहाँ पर ये मार्क किया गया। तो आपका इस टाइप का हिंट दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए आंसर, फिर तभी तो आप नाम लिख पाओगे ना उसको। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 2 क्वेश्चन रहेंगे मैप वर्क से रिलेटेड, वो रहेंगे आपके जियो में से। तो यहाँ पे जैसे आपका हो गया 13.2 का फर्स्ट, ये हो गया कपास की फसल की सर्वोत्तम मिट्टी, यहाँ पे पूछ लिया गया, तो ये आपका काली मिट्टी है, उसको आप लोकेट करना है। क्लियर। या फिर कोई भी इजी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ये उड़ीसा में है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो ये था एक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।